नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यह 29 जून को होने वाले 10th क्लास के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा महाजनपद काल। प्राचीन काल में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 325 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय था वह महाजनपद काल के नाम से विख्यात है। और इस काल को हम बौद्ध काल भी कहते रहे हैं। ठीक है, महाजनपद काल को और किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध काल। क्यों जाना जाता है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ईसा पूर्व हुआ था तथा इसी समय महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसलिए महाजनपद काल को ही क्या कह दिया जाता है? बौद्ध काल कहा जाता है। अब हम दोस्तों महाजनपद पर आते हैं कि महाजनपद थे क्या। ठीक है, महाजनपद क्या थे? तो महाजनपद क्या थे इसकी बात करें तो महाजनपद उस समय के राज्य अथवा प्रशासनिक इकाइयाँ थी। ठीक है, राज्य अथवा प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, और इनका विकास किस प्रकार हुआ? तो महाजनपद की अगर विकास की बात करें या इनकी स्थापना की बात करें तो यह एक क्रमिक रूप से विकसित व्यवस्था थी, अर्थात इनका विकास एक क्रमगत व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। तो किस प्रकार हुआ उसकी बात करें तो हम वैदिक काल की बात करते हैं। किस काल की बात करते हैं? वैदिक काल की। वैदिक काल में हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे जन इस समय अस्तित्व में आए। वैदिक काल में छोटे छोटे जन अस्तित्व में आए और ये जन होते क्या थे? उस समय के राज्य ही होते थे। मुख्यतः ये जन छोटे छोटे कबीलों से मिलकर बने थे। अगर हम ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद में हमें अनु, यदु, पुरु, भरत आदि जन का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें अनु, यदु, पुरु और भरत आदि जन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और भरत जन के राजा सुदास के द्वारा 10 राज्य युद्ध में, कौन से युद्ध में? 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं के समूह को पराजित करने का उल्लेख भी हमें मिलता है। ठीक है, इन 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे जिन्हें भरत जन के राजा सुदास के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व के बीच हमें छोटी छोटी इकाइयों के रूप में जन का उल्लेख मिलता है। जन मूलतः थे क्या? कुछ कबीलों के संगठित होकर उन्होंने अपने राज्य के रूप में जन के रूप में स्थापित किया था। मतलब कुछ कबीले संगठित हो गए और उन्होंने एक जन की स्थापना की। ठीक है, वैदिक काल में हमें कई जनों का उल्लेख मिलता है जैसे अनु, यदु, पुरु, भरत आदि। ठीक है, अब ये जन से जनपद किस प्रकार बने? तो उत्तर वैदिक काल के आते आते, कौन से काल के? उत्तर वैदिक काल के आते आते इन जनों का विकास जनपद के रूप में हो गया। हुआ कैसे? 2 या 2 से अधिक जन, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जन आपस में संगठित हुए तथा वे जनपद के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, ये जन आपसी सहमति से भी आपस में संगठित हो सकते हैं और संघर्ष के माध्यम से भी इन्हें जीता जा सकता था, अर्थात अधिक शक्तिशाली जन ने अपने से कमजोर जन को जीत लिया। ठीक है, इस प्रकार किसका निर्माण हुआ? जनपद। लेकिन ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? आप सभी को ज्ञात होगा साथियों कि भारत में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य 1000 BC पूर्व के पास हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो लोह धातु था उसकी प्राचीनतम साक्ष्य हमें कब प्राप्त होते हैं? 1000 BC के आसपास। ठीक है, 1000 BC के आसपास हमें लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? अंतरिज खेड़ा यूपी से। ठीक है, जैसे ही उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने लोहे की जानकारी प्राप्त की उसी के साथ उस समय की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये परिवर्तन हुआ कैसे कि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोह जैसी महत्वपूर्ण धातु से परिचित नहीं रहे।
वो किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबे का। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहा चूंकि तांबे से अधिक मजबूत धातु था, जिसके चलते इन उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने क्या किया? जंगलों को साफ करना शुरू किया। किसको? जंगलों को आसानी से साफ करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और इन जंगलों को साफ करने के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। ठीक है, किसका विस्तार हुआ? कृषि क्षेत्र का। ठीक है, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ किसके परिणाम स्वरूप? जंगलों को आसानी से साफ क्यों किया जाने लगा? क्योंकि लौह एक मजबूत धातु थी और इससे निर्मित औजार इन जंगलों को साफ करने में सहायक सिद्ध हुए, जिससे किसका विस्तार हुआ? कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। ठीक है, जब कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तो ये जन आपस में संघर्षरत हो गए और उसी का परिणाम था कि 2 या 2 से अधिक जन मिलकर आपस में क्या बने? जनपद बने। अगर इन जनपद का हम एग्जाम्पल लें तो वैदिक कालीन पुरु तथा भरत जन, वैदिक कालीन पुरु व भरत जन आपस में मिलकर उत्तर वैदिक काल में कुरु के रूप में स्थापित हो गए। कुरु जनपद के रूप में स्थापित हो गया था। ठीक है, ये किस कारण हुआ? लोहे की खोज के कारण। ठीक है, धीरे धीरे लोहे का प्रयोग व्यापक होता चला गया और इस व्यापक प्रयोग ने जंगलों को सुगमता से साफ करने में सहायता प्रदान की, जिसके कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार होता गया और इस क्षेत्र विस्तार ने ही आपसी संघर्ष को जन्म दिया, जिसके चलते आने वाले समय में ये जनपद आपस में संगठित होकर क्या बन गए? महाजनपद। ठीक है, आगे चलकर क्या बन गए? महाजनपद। ठीक है, इन महाजनपदों में भी अंतिम रूप से केवल 4 महाजनपद ही ऐसे रहे जो लंबे समय तक एक दूसरे से संघर्षरत रहे, बाकी सभी को एक दूसरे ने विजित कर लिया। उन 4 महाजनपदों में कौशल, वत्स, अवंती व मगध प्रमुख रहे और इन चारों में भी अंततः मगध इनमें सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और उसने अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब हम महाजनपदों की बात करते हैं साथियों। तो महाजनपदों का उल्लेख हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है? सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त कहाँ से होती है। तो महाजनपदों की जानकारी का जो स्रोत है उसके अंतर्गत हम कुछ ग्रंथों की बात करते हैं। सबसे पहले जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। ठीक है भाई, जो ये मैंने अभी ग्रंथ बताए आपको, भगवती सूत्र, महावस्तु, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार, इन सभी में हमें उस काल के प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन सभी में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। जो भगवती सूत्र और महावस्तु हैं उनमें दी गई सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दी गई सूची के लगभग समान ही है। केवल 2 या 3 महाजनपदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के नाम एक जैसे मिलते हैं। इसलिए हम अंगुत्तर निकाय के आधार पर आगे 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था और इसकी भाषा क्या थी? पाली। अंगुत्तर निकाय पाली भाषा में रचित एक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था, जिसमें हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इनके अगर विस्तार की बात की जाए कि ये किस क्षेत्र में विस्तृत थे, तो यह उत्तर से दक्षिण, तो यह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम निम्न क्षेत्र में विस्तृत थे। इनके उत्तरी क्षेत्र को हम हिंदू कुश पर्वत तक लेके जा सकते हैं, जबकि दक्षिण में ये गोदावरी नदी घाटी तक विस्तृत रहे। पूर्व में यह पूर्वी बंगाल तक विस्तृत थे
पूर्वी बिहार तक विस्तृत थे। पूर्व में कहाँ तक विस्तृत थे? पूर्वी बिहार तक। जबकि पश्चिम में यह है पाकिस्तान तक विस्तृत थे। अगर इनके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी स्थलों की बात करें तो उत्तर में हम कंबोज नामक महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जो कंबोज था वह कश्मीर से लेकर और काफिरिस्तान तक विस्तृत था। पश्चिम में गांधार महाजनपद, पश्चिम में कौन सा महाजनपद था? गांधार। और दक्षिण में अशमक। दक्षिण में कौन सा महाजनपद था साथियों? अशमक। अशमक 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में स्थित था। इसके अतिरिक्त बाकी सभी महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित थे। ठीक है। अशमक गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल की। तो बिहार की, बिहार में 9 महाजनपदों का उल्लेख, यूपी और बिहार में 9 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे अंग महाजनपद जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित रहा। ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्र में कंबोज, पश्चिमी में गांधार, दक्षिण में अशमक और पूर्वी बिहार वाले क्षेत्र में अंग महाजनपद का उल्लेख यहाँ मिलता है। यूपी बिहार में 9 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब इनके विस्तार के बाद हम साथियों बात करेंगे इन महाजनपदों में जो राज व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित थी वह किस प्रकार की थी। ठीक है। जो महाजनपदों में राज व्यवस्था प्रचलित थी वह किस प्रकार की थी? तो इनमें जो राज व्यवस्था प्रचलित थी वह 2 प्रकार से प्रचलित थी। ठीक है। 2 रूप में प्रचलित थी। पहली राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। ठीक है। इन 16 महाजनपदों में जो राज व्यवस्था प्रचलित रही वह कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, एक राजतंत्रात्मक और दूसरी गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जिस व्यवस्था में राजा वंशानुगत होता था, ठीक है, मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनता था, वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती थी। जबकि जिस व्यवस्था में गणों में से किसी एक को, ठीक है, जिस व्यवस्था में से गणों में से किसी एक को समय विशेष के लिए राजा नियुक्त किया जाता था वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा निरंकुश होता था। राजा क्या होता था? निरंकुश। ठीक है। जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा पर अन्य गणों का अंकुश रहता था। ठीक है। राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वह गंगा नदी के मैदानी भाग में, गंगा नदी के मैदानी भाग में जो महाजनपद स्थित थे उन महाजनपदों में प्रचलित रही। जबकि गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वह हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में जो महाजनपद स्थित थे उनमें प्रचलित रही। तो गंगा नदी में कौन कौन से महाजनपद थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी आदि महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित थे? गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में स्थित थे। जबकि हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में जो महाजनपद थे वह थे वज्जी, मल। ठीक है। इन दोनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी और ये कुछ गणों के समूह थे। अगर हम वज्जी संघ की बात करें तो वज्जी संघ था, उसमें कुल 8 गण थे। ठीक है। वज्जी संघ में कुल 8 गण थे और इन 8 गणों में से बारी बारी से प्रत्येक गण से राजा नियुक्त किया जाता था। वज्जी के लिए यह भी कहा जाता है कि यह विश्व का प्रथम गणराज्य था। ठीक है। मतलब वज्जी विश्व का या भारत एवं विश्व का प्रथम गणराज्य था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति की। ठीक है। एक बार इनकी भौगोलिक स्थिति प्रारंभ करने से पहले एक बार इनमें जो राज व्यवस्था प्रचलित थी उस पर पुनः चर्चा कर लेते हैं। जो महाजनपद थे उनमें 2 प्रकार की राज व्यवस्था प्रचलित थी।
एक राजतंत्रात्मक, दूसरी गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राजा वंशानुगत होता था, अर्थात राजा निरंकुश होता था, वह सर्वेसर्वा होता था। जबकि गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत गणों में से ही किसी एक गण के व्यक्ति को समय विशेष के लिए राजा नियुक्त किया जाता था और उस पे अन्य राजाओं का अंकुश रहता था। अन्य राजा मतलब अन्य गणों का अंकुश रहता था। ठीक है, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वह गंगा नदी के मैदानी भाग में स्थित महाजनपदों में प्रचलित रही। तो गंगा नदी के मैदानी भाग में इस समय कौन कौन से महाजनपद प्रचलित थे, स्थित थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी। ठीक है, अधिकांश महाजनपद कहाँ स्थित थे? गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में। जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में प्रचलित रही, जहाँ पे वज्जी और मल जैसे महाजनपद स्थित थे। ठीक है, वज्जी जो संघ था, वज्जी महाजनपद, वह मूलतः 8 गणों का एक समूह था। मतलब इसमें कुल कितने गण सम्मिलित थे? 8। और ये 8 गणों में से ही बारी बारी से राजा बनाया जाता था। ठीक है, दूसरा, वज्जी संघ विश्व का एवं भारत एवं विश्व का सबसे प्राचीन अर्थात प्रारंभिक या प्रथम गणराज्य माना जाता है। क्या? जो वज्जी था वह विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो महाजनपद थे उनकी भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, कि कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित रहा। ठीक है, तो आप सभी अपनी नोटबुक में एक भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हम परफेक्ट भारत का ही नक्शा बना पाएँ, ठीक, पर मिलता जुलता तो बना ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक भारत का नक्शा बनाइए और इस भारत के नक्शे में स्वयं आप इंगित कीजिए 16 महाजनपदों को। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम कई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक से याद करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए? मानचित्र का प्रयोग करते हुए और उसे उस मानचित्र में उस महाजनपद को इंगित करना चाहिए, जिससे हमें उस क्षेत्र में जिसमें ये स्थित थे उस क्षेत्र का भी ज्ञान हो सके। तो सबसे पहले हम उत्तरी क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर की बात की जाए तो सबसे पहले उत्तर में कौन सा महाजनपद था? कंबोज। ठीक है, पहला महाजनपद जो उत्तरी भारत की तरफ स्थित था वह क्या था? कंबोज। कंबोज कश्मीर से लेकर और काफिरिस्तान तक फैला हुआ था। कहां से कहां तक? कश्मीर से लेकर काफिरिस्तान तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है, दूसरे की हम अगर बात करते हैं तो वह था गांधार। ठीक है, गांधार कहाँ स्थित था? गांधार वर्तमान में पाकिस्तान का जो पेशावर वाला भूभाग है उस क्षेत्र में क्या स्थित था? गांधार स्थित था और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध है कि भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा तक्षशिला की स्थापना की गई और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? तक्षशिला। और यह उस समय का एक विख्यात विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है, भरत कौन? भगवान श्री राम के अनुज भरत और भरत के पुत्र तक्ष के द्वारा ही गांधार की राजधानी तक्षशिला की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये गांधार हमारे से बहुत जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, स्थापना किसके द्वारा की गई? भगवान राम के अनुज के पुत्र तक्ष के द्वारा। और आगे चलकर जो गांधारी थी वो हमारे धृतराष्ट्र जी हस्तिनापुर के जो निवासी थे, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, याद है सबको? गांधारी का विवाह किससे हुआ था? धृतराष्ट्र से हुआ था और गांधारी के भाई मामा शकुनी ने ही किसकी रचना की थी? महाभारत की। ठीक है, महाभारत में जो किया धरा था वो सब किसका था? गांधार नरेश शकुनी का। ठीक है, अब हम गांधार से नीचे आते हैं मत्स्य। ठीक है, अंदर थोड़ी स्पेस का अभाव है इसलिए मैं बाहर नंबर डाल के लिख देता हूँ। मत्स्य जो महाजनपद था वह वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी जयपुर के वैराट, जो वर्तमान में जयपुर का वैराट क्षेत्र है उसी में उसकी राजधानी विराट स्थित थी। ठीक है, मत्स्य के बाद हम बात करते हैं इसके कुछ ऊपर किसकी? कुरु की। किसकी बात करते हैं? कुरु। ठीक है, कुरु
वर्तमान में जो दिल्ली वाला भूभाग है वहां कौन सा महाजनपद स्थित था? कुरु। और कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र में ही तो युद्ध लड़ा गया था। जो महाभारत का युद्ध था वह किस क्षेत्र में लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और हस्तिनापुर भी इसके नजदीक ही था। तो यहीं से गांधारी का विवाह हुआ था। वो शादी विवाह बहुत दूर जाके तो करते नहीं है, नजदीक ही करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। ठीक है, अब अगला महाजनपद की बात करें तो जो मत्स्य महाजनपद था इसके पूर्वी क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद स्थित था। कौन सा? सूरसेन। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ठीक है, जो सूरसेन महाजनपद था वह मुख्यतः यूपी और राजस्थान के कुछ भाग में विस्तृत था और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। सूरसेन के नीचे एमपी वाले भूभाग में अवंती। ठीक है, सूरसेन के नीचे अवंती वाले भूभाग में कौन सा महाजनपद था? अवंती। अवंती की इस समय साथियों दो राजधानियां थी। एक उत्तरी अवंती की राजधानी थी जिसका नाम था उज्जैन, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। ठीक है, अवंती की कितनी राजधानियां थी? दो राजधानियां, उत्तरी अवंती की उज्जैन जबकि दक्षिणी अवंती की महिष्मती। आगे हम बात करते हैं दक्षिण के एकमात्र महाजनपद की। ठीक है, दो नदियां नर्मदा एवं गोदावरी, दक्षिणी भारत की दोनों ही महत्वपूर्ण नदियां, और इन्हीं के बीच में स्थित था अश्मक महाजनपद। ठीक है, अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और यह दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी थी पोटन। ठीक है, अश्मक पर पहले भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और भविष्य में भी हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जैसे दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद का नाम क्या था? अश्मक महाजनपद निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था? अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोटन नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अब पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्वी बिहार में अंग महाजनपद था। कौन सा? अंग महाजनपद। ठीक है, पूर्वी बिहार में जो राजगृह वाला क्षेत्र था, भागलपुर वाला क्षेत्र था, वहां पे अंग स्थित था और इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और इसके पश्चिम में मगध महाजनपद था। ठीक है, दोनों कहाँ स्थित थे? बिहार में स्थित थे और इसके पश्चिम में क्या था? मगध स्थित था जिसकी राजधानी थी राजगृह। ठीक है, राजगृह को गिरिव्रज भी कह दिया जाता है क्योंकि राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कहा जाता है कि इसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी और यह पहाड़ियों की वजह से सुरक्षित था, इसी कारण राजगृह को क्या कह दिया जाता है? गिरिव्रज। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं मल महाजनपद की। ठीक, किसकी बात करते हैं? मल महाजनपद की, जो कहाँ पर स्थित था? नेपाल की तराई में। ठीक है, मल की दो राजधानियां थी, पावा के मल और कुशीनारा के मल। फिर मल महाजनपद के कुछ पूर्व में वज्जी संघ था। कौन सा था? वज्जी। ठीक है, वज्जी 8 गणों का समूह था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। वज्जी था वह 8 गणों का समूह था और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैसे तो इसकी 8 राजधानियां थी लेकिन इसमें सबसे प्रमुख क्या थी? वैशाली थी, इसलिए इसकी राजधानी किसे मान लिया जाता है? वैशाली को। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम पश्चिमी यूपी की तरफ। देवरिया में पांचाल महाजनपद स्थित था। कहाँ पे? देवरिया यूपी में पांचाल महाजनपद स्थित था। ठीक है, और पांचाल की भी दो राजधानियां थी, एक अहिछत्र, दूसरी काम्पिल्य। अर्थात उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र, जबकि दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। ठीक है, पांचाल से अगर हम नीचे आते हैं तो कौशल, और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल की क्या राजधानी थी साथियों? श्रावस्ती। कौशल से कुछ नीचे और आते हैं तो काशी। ठीक है, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी, जहां से वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद में चेदी। ठीक है, सूरसेन जो था ना उससे कुछ आगे यूपी वाले क्षेत्र में ही चेदी महाजनपद था। ठीक है, कौन सा?
चेदी महाजनपद। और इसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती इसकी राजधानी थी। ठीक है, अब आखिरी महाजनपद बच गया जो यूपी में इलाहाबाद वाले क्षेत्र में स्थित था, जिसका क्या नाम था? वत्स। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी क्या हुई? कौशाम्बी। ठीक है, ये 16 महाजनपद इस प्रकार रहे। ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट कंबोज और गांधार, चूंकि ये दोनों वर्तमान में भारतीय सीमाओं से बाहर आते हैं इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित महाजनपद कौन सा है। ठीक है, दूसरा दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो अगला इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? अशमक। ठीक है, अशमक इंपॉर्टेंट हो गया। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। इसके अतिरिक्त वज्जी। ठीक है, वज्जी 8 गणों का समूह था और विश्व का प्राचीनतम गणराज्य है, प्राचीनतम गणराज्य है, इसलिए वज्जी भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा किन किन गणराज्यों में किन किन महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो किसमें थी? मल और वज्जी में। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मगध। क्यों? क्योंकि मगध ही आने वाले समय में अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। अब मगध के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पे हम क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।